आज लोग क्या पढ़ेंगे? बहादुर। देखिए, बहादुर के रचयिता है अमरकांत, यानी बहादुर जो कहानी है उसका लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत का जन्म देखिए कहाँ हुआ। तो हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नागर गांव में हुआ। यानी पूछे क्वेश्चन कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया जिला के नागर गांव में। कहेगा ना, अमरकांत ने कैसे शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो अमरकांत जी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से यह शिक्षा प्राप्त किया था। यानी यह बलिया जिला का था और बलिया से यह क्या क्या शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट के लिए गोरखपुर चला गया। यानी 10वीं की पढ़ाई करने के बाद वह कहाँ गए? गोरखपुर। पहले अपना जिला बलिया में पढ़ा और उसके बाद गया गोरखपुर और उसके बाद गए इलाहाबाद। सन 1942 की स्वाधीनता के संग्राम में शामिल होने के कारण पूरी नहीं हो पाई और 1942 में अपने देश में लड़ाई चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी। उसमें क्या किया, यह अमरकांत ने उसमें सहयोग दिया, जिससे कारण इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। अंततः इन्होंने 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी भी कर ली। यानी जहाँ पर संपादन का काम करता था, कुछ लिखने का, वहाँ पर अमरकांत जी ने क्या किया? नौकरी किया। और आगरा में ही यह प्रगतिशील लेखक संघ में यह शामिल भी हो गया, जहाँ पर लेखक सब क्या करते थे? अपना अपना कहानी लिखते थे, उसमें शामिल हो गया अमरकांत जी। इन्होंने वहीं से कहानी लिखने की शुरुआत कर ली और इसके बाद अमरकांत जी दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद और मनोरमा इलाहाबाद के संपादकीय विभाग से भी यह जुड़ गए। यानी जितना भी विभाग था कहानी लिखने वाले, सबसे अमरकांत जी ने क्या कर लिए? जुड़ गए। कहता है कि अमरकांत जी ने कौन कौन सी कहानी लिखा, तो लिखा जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर और मित्र मिलन कुहासा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि मौत का नगर के रचयिता कौन है, तो मौत के नगर के रचयिता कौन है? अमरकांत। फिर पूछे देश के लोग के रचयिता कौन है, तो उसका भी लेखक कौन होगा? अमरकांत ही होगा। और कुहासा के भी रचयिता कौन होगा? अमरकांत। इसके बाद उसने उपन्यास भी लिखा, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये सबचे कहानी उपन्यास लिखे। इसके देखिए उपलब्धि क्या मिली, सम्मान क्या मिला देश की तरफ से। तो अमरकांत जी को अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी, यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछ दिया। कहता है कि उन्हें किस कहानी पर सबसे ज़्यादा सम्मान मिला, इनाम मिला, तो वह है डिप्टी कलेक्टरी के लिए सम्मानित किया गया और इन्हें कथा लेखक के लिए साहित्य अकादमी भी पुरस्कार मिला। और आज हम सब जो कहानी पढ़ने वाले, वो कहानी का नाम है बहादुर। कहता है यह कैसी कहानी है, तो यह एक गांव की कहानी है, गांव के छोटे गांव, ग्रामीण के जो गांव देहात के लड़का सब जो होता है उसकी कहानी। कहता है सहसा में काफी गंभीर हो गया था। लेखक साहब अपने बता रहे, और लेखक की अपनी घर की कहानी है, दूसरे घर की कहानी नहीं लिखे हैं। जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र का एक लड़का था, 12-13 साल का, और उसके सामने क्या कर रहा था? आंख मिला रहा था।
और ठिगना चैत शरीर, गोरा रंग था और चपटा मुंह था, क्योंकि वह पहाड़ी था, नेपाली, इसीलिए उसका मुंह क्या था, चपटा था। वह सफेद नेकर पहने थे, आधे बाके ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। जैसे बड़े बड़े देखिएगा बिजनेसमैन से गला में कुछ बांधता है ना, स्काउट जो रहता है, उसी के डिजाइन में यह लड़का क्या बना था, अपना घेट में रुमाल बना के रखा हुआ था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। लेखक साहब के घर वह लड़का पहुंचा हुआ था और उस लड़का को घेर करके उसके परिवार के जितने भी सदस्य था सब घेर कर कुछ न कुछ पूछताछ कर रहे थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को भी। निश्चय वह पंच बराबर हो गई थी। निर्मला लेखक साहब की पत्नी थी। जैसे लेखक साहब अपने घर गए तो देखा कि लड़का बीच में है और चारों बगल से उसके घर के क्या है, परिवार बैठे हुए हैं और उसे कुछ न कुछ पूछताछ कर रहे हैं, चाहे जो भी वो बतिया रहे हैं। तो निर्मला जी कभी लेखक साहब को देखते थे, तो कभी उस लड़का को देखते थे, या कभी वो अपना भाई को भी देखता था। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। अमरकांत जी कह रहा है कि जो लड़का उसके घर पर अभी खड़ा है, कहता उसको कौन लेकर आया था, तो लेखक साहब के साले जी। नौकर रखना कई कारणों से जरूरी भी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर था। अमरकांत जी कह रहा है कि अमरकांत जी के भाई या इसके रिश्तेदार में जो भी रिश्तेदार सब होगा, सब अमीर था, संपन्न लोग थे और सभी के पास अपना अपना क्या था, नौकर था। लेकिन अमरकांत जी के पास कोई नौकर उकर नहीं था। इसलिए अमरकांत जी को भी नौकर रखना बहुत जरूरी थी। कहता है कि मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा, यानी मालिक सब बैठे रहते और नौकर सब सारा काम करता। मैं ईर्ष्या से जल गया और इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला 2 जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। यानी लेखक साहब की पत्नी अब माला जपने लगी कि अब मुझे भी नौकर ला दीजिए। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में नहीं होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिसके भाग में नौकर का सुख होता है। अब देखिए निर्मला जी अमरकांत जी से कह रहा है कि आप नौकर ला दीजिए अपने घर में, क्योंकि नौकर आता है तो सुख मिलती है, क्योंकि आराम से बैठे रहते हैं और नौकर सारा काम कर देता है। खाना बनाना हो या घर बाहरना, चाहे जो भी काम हो घर के सारे काम करते हैं। तो क्वेश्चन अगर बनती है, लड़के का उम्र कितना था, तो 12 से 13 वर्ष। कहता लड़के ने क्या पहना हुआ था, तो सफ़ेद नेकर पहना हुआ था, सफ़ेद रंग का हाफ कमीज पहना था, इसके अलावा भूरा रंग का जूता था पुराना, और गले में क्या बना था, स्काउट की तरह रुमाल बांधे थे। फिर कहता है कि लड़के को लेकर कौन आया, तो लेखक साहब के साले जी। तो कहता है कि लेखक को नौकर की आवश्यकता क्यों हुई थी, क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार अमीर थे, ओहदे अच्छे ओहदे पर थे और सभी के पास नौकर था। तो अमरकांत जी भी सोचा कि मेरे पास भी अगर नौकर हो जाता तो उसकी पत्नी जो निर्मला जी, उसको भी क्या होगा, कुछ सुख ही मिलता। अब देखिए कहता है कि पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। कहा कि अगर ये लड़का के तो लाया है कहीं से, वो अपना साला साहब से पूछ रहा है, तो ये लड़का है कहाँ का, कैसे मिला आपको ये लड़का। तो देखिए वह बता रहे उसके साला साहब, वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार के सीमा पर पड़ता। जो लड़का है वह लड़का नेपाली है,
क्योंकि मुंह चपटा होगा तो नेपाली होगा। और वह कहाँ से लाया गया है, तो बिहार और जो नेपाल के बॉर्डर वाला इलाका है उसी गांव का है। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन यह भी पूछेगा, इस लड़के का नाम बहादुर है, कि बहादुर के बाप कहाँ मारा गया, युद्ध में। उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। यानी जो लड़का भाग कर आया है, चाहे जो लड़का को हम लाए हैं, तो इसके परिवार को कौन चलाता है, तो उसकी माँ चलाती है। लेकिन उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी, गुस्सा वाला बहुत ज़्यादा है उसकी माँ। उसको बहुत मारती थी। माँ चाहते थे कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ जंगल में निकल जाता और पेड़ पर चढ़ करके चिड़िया के घोंसलों में हाथ डालकर उसके बच्चों को पकड़ता, फल तोड़ता। ये सब उसे नौटंकी करते थे ये लड़का। कभी कभी वह पशु को चराने के लिए ले जाता, तो उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा। सारी कहानी यही से बनती है। उस लड़का ने अपनी भैंस को चराने के लिए कहाँ ले गया, जंगल में। एक बार चराने के लिए ले गया और वहां ले जाकर के उसको खूब मारा, भैंसी को। लड़का ने भैंसी को क्या किया, खूब पीटा। जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, यानी माँ भैंसी से ज़्यादा लगाव था, लेकिन उस भैंसी को किसने पीट दिया, उस लड़का ने पीट दिया, यानी उस माँ के बेटा ने, नेपाली ने। कहता है कि इसीलिए जिसे वह बहुत चिढ़ता था, मार खाकर भैंस बेजुबान जानवर चरना छोड़ करके वहाँ क्यों आएगा, जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा होगा। यानी लड़का ने क्या किया था कि गया भैंसी चराने। अब उसके जो टीम के लड़का सब है वो सब खेल रहा था, ये गति कर रहा, भैंसी चरा रहा, तो इसको तो अच्छा नहीं ना लगेगा। इसने क्या किया, भैंसी को कहीं बांध दिया और अपने चला गया खेलने। और भैंसी ने क्या किया, खुल करके रास्ता सब तोड़ करके चरने लगा, किसी के खेत में चढ़ गया। जिसके कारण वो लड़का ने क्या किया, पकड़ करके भैंसी को अपना खूबे पीटा। खूब पीटा तो भैंसी भागते 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 कहाँ पहुंचा, उसके मम्मी के पास। अब जैना उसके मम्मी के पास पहुंचा तो उसकी मम्मी जान गई कि इसको लौंडा जरूर मारा होगा। यानी वो अपना बेटा के बारे में बता रहा। कहता है कि वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार की कल्पना करके दोगुनी पिटाई कर दी, ताकि जितना भैंस के मारा होगा ना, अनुमान लगा लिया अपना मन से, वो के दोगुना कस के अपना बेटे के पीट दिया। वहीं का रहता हुआ लड़का को छोड़िए दिया। जहाँ पीटा वो लोग चिचियाए थे, छोड़िए दिया लड़का क्या, भैंसे लेके अपना घरे चल दी। लड़के का मन माँ से फट गया। यानी वो लगा कि हमारा से ज़्यादा वो भैंसिए से प्यार करता है। यानी वो लड़का का मन अब उसके माँ के प्रति नहीं था। वह रात भर जंगले में छुपा रहा, लेकिन रात भर उसकी मम्मी उसको बुलाने भी दोबारा नहीं आया। जब वह सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंच गया। क्यों ना, लड़का छुपके छुपके घर चला गया और घर पहुंचा, किसी तरह अंदर चोरी चुपके से घुस गया। फिर उसने घी के हड़िया में हाथ डाला। पहले के आदमी से देखिएगा, पैसा कौड़ी रखते थे कुछ बर्तने समय, मान के चलिए अगर सरसों का डिब्बा रखा वो उसमें पैसा डाल देगा, या आपका धनिया का कोई डिब्बा है उसमें पैसा डाल देगा। तो उसने क्या किया, घी वाला हड़िया था वही में हाथ घुसियाया, वही में से 2 रुपया निकाल लिया और घर से 9 2 11 घर छोड़ करके वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था ओकरा घर से, और वहां गोरखपुर जाने वाली बस लगी थी।
तो लेखक साहब के साले साहब बता रहे हैं सब चीज़ उसके बारे में, लड़का के बारे में। तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कौन पूछा? लेखक साहब के साले जी। तो लड़का ने बताया दिल बहादुर। क्या नाम बताया? दिल बहादुर। तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन बनती है। तो कहता है कि लड़के का नाम क्या है? दिल बहादुर। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर की माँ कैसी थी? गुस्सैल, गुस्सा करने वाली। बहादुर की माँ का माथा क्यों ठना गया? भैंसी का मारा था लौंडा, है ना? अच्छा, लड़के ने घर क्यों छोड़ा? क्योंकि माँ ने भैंसी का कल्पना करके उससे दुगुना लड़के को पीटा, और इसीलिए उस लड़का का मन जो है अपनी माँ से फट गया, नहीं छूट गया। कहा कि हमसे ज़्यादा उसी से लगाव है, तो हम इस घर में रहकर क्या करें। बस ये क्वेश्चन। फिर देखिए आगे एक कहानी बढ़ती है। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। लेखक साहब अब कहा कि बात छोड़िए, तो घर से कहाँ से भाग के आया नहीं आया वो बात सब छोड़ दीजिए। हम जो कर वो काम करो। तुम हमारे घर में काम करो, रहो, खाओ, पियो। ये नहीं समझना कि हम किसी के नौकरी करते हैं। समझना कि यह अपना ही घर है। इस घर में नौकर चाकर का बहुत प्यार होता है और इज्जत भी रखा जाता है। जो सब खाते हैं, जो सब पहनते हैं, वही नौकर को भी हम लोग खिलाते हैं और वही कपड़ा पहनाते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सौड़ भी सीख लेगा। लेखक साहब सोचे कि अगर हमारे यहाँ रह गया तो कुछ बोले वचन जो भी होगा, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ सीख लेगा। कहता है घर के और लड़कों के तरफ पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय व्यवहारिक उपदेश दे डाले। अब कहता निर्मला तो खुश था, तो नौकर रखे चाहिए रही थी। अब कहता नौकर को मिल गया तो निर्मला क्या हो गई? खुश थी। उसने तुरंत दिल बहादुर को कुछ कहा। देखिए सुने क्या कहता। कहता है इस मोहल्ले में कुछ तुच्छ लोग रहते हैं, यानी औरत का काम आनी बानी फेंकना है ना। अब निर्मला जी के पास नौकर आते ही अब आनी बानी फेंकना यह भी स्टार्ट कर दिया। तुरंत कह दिया कि इस गांव में कुछ तुच्छ लोग रहते हैं। इतना बात कह करके वो अंदर खिसक गया। उसको घर के सभी लोगों को सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। सॉरी काम चल गया। कहता यह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार के लिए कुछ कहे तो कहना मैं अभी आता हूँ। निर्मला जी सिखा रहे थे अपने नौकर को यानी बहादुर को कि अगर कोई कहेगा गांव में से तू हमरो ही काम तक लेते आना है ना, यही काम तक हमरो कर दे, तो कहना कि अभी आता हूँ, लेकिन काम किसी का नहीं करना। बहुत सी बातें हैं और अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, क्योंकि दिल बहादुर कहने में उसको तकलीफ होता था। किसको? निर्मला जी को। इसीलिए दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया, सिर बच गया क्या? बहादुर। उसी दिन से उसका नाम पड़ गया बहादुर। तब क्वेश्चन पूछता है कि लेखक को बहादुर का स्वर कैसा लगता था? मीठा मीठा झंझनाहट की तरह। लेखक ने बहादुर को क्यों हिदायतें दी कि शरारत छोड़ देगा, गांव देहात के लड़का है, कूदे फाने वाला ढंग छोड़ दो, अच्छा से काम धाम करेगा, पढ़े लिखेगा, होशियार हो जाएगा। लेखक के अनुसार बहादुर की जिंदगी कैसे सुधर सकती है? तो यहाँ के रहेगा, कुछ ढंग सौर सीखेगा, पढ़ेगा लिखेगा, होशियार बन जाएगा। कहते निर्मला ने बहादुर को क्या उपदेश दिए कि किसी के घर नहीं जाना, किसी का काम नहीं करना। अगर कोई कहे इधर आओ तो कहना अभी आता हूँ, लेकिन जाना नहीं। चले पूछेगा बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया? तो निर्मला जी ने। चले आगे बता रहे हैं
कहता परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। गांव का छोरा था, हंसमुख था, कूदने उदने वाले, बस बात तो वही थे, तंगा नौटंकी कर रहा था। अब मेहनती भी थे, काम भी बहुत अच्छा करते थे। बात के ऊपर माई उसको खूब खूब कस के पीट रहा था, इसीलिए वो भाग गया था वहां से। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्वक वातावरण छाया रहा। कोई भी होता, नया नया मेहमान आया, चाहे नया नया नौकर आया, तो खूब आदमी खुश रहता। ओकरो भी कस के खिलाएगा, अपनों कस के खाएगा, खूब मस्त रहेगा, लगा कि इतना इज्जत सब दिन मिलने वाला। जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने का होता, उसी प्रकार से खुश था। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देख करके हंसते और तरह तरह का प्रश्न करते थे। गांव मोहल्ला के लड़का सब आता था और बहादुर को देख करके खूब हंसते थे और कुछ कुछ प्रश्न पूछता था। कहता था, अरे तू लोग छिपकली को क्या कहता है? तू तो नेपाली है ना, तो बताता तोरा यहाँ छिपकली के कति कहता है? तो कहता अरे तू शेर देखा है? तो कोई आकर बताया, ऐसी ऐसी बातें सब लड़का सब उसे पूछता था। क्यों? क्योंकि वो जंगल में रहते थे ना बहादुर। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती थी। लड़का सब बता कि तू अपना यहाँ का गीत गाता था, सुनाओ तो कैसा लगता है। और घर के लोग भी इसी प्रकार की छेड़खानियाँ उससे भी करते थे। तू घर के जो आदमी थे वो सब भी उसे कहते कि तू अपना यहाँ कहता का बात समझाओ, केना बोलते हैं, केना खाते हैं ना, ये सब चीज पूछ रहे थे। वह जितना उत्तर देता था उससे ज्यादा वो हंसता ही था। जो बहादुर था जितना जवाब दे उससे ज्यादा वो क्या कर लेते थे, हंसी लेते थे। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। सब आदमी को टेंशन था कि बहादुर खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि नया नया था ना। नया नया आप जान भी करते कुछ चीज़ किनबू कीजिएगा, कुछ रखबू कीजिएगा तो उसकी सेवा ज़्यादा होती है। मान लो एक बाइके खरीद लो, हर दिन में 3 मिनट में पोछैया चलेगा, तंगा कादो ना लग जाए। जब वही पुराना हो जाएगा तब पता चलेगा कि पोछना भी आज छोड़ो ना, उसे चलाते हुए महीना दिन के बाद साफ होगा पतो नहीं रहता। तो वही नया नया था तो उसकी खाने की चिंता सभी को थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसिनों को सुनाती और कहती, औरत सकी तो बात ही होती, पतंगा दूसरा के जलाना। निर्मला देखिए लेखक साहब की पत्नी क्या करेगी, कस के तो प्रेम से भी जाकर उसको बुला सकते थे, लेकिन वहां पर जाकर उसको कस के हल्ला कर कहता है, देखिए क्या बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरत के तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती हूँ भुनाती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। इतना बात बोलने का मतलब समझ सकते हैं, किसी बगल वाले पड़ोसी को चिढ़ाना था, है ना। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावारी भले ऊपर खर्चा काला ना हो जाए नौकर के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, तकलीफ नहीं है। एक नौकर कमीज तो उसके लिए रोज लाएंगे और कपड़े भी बन रहे हैं, टेंशन नहीं ले। तुम्हारे लिए कपड़ा भी बनाते, कमीज भी खरीदने गया थोड़ा पर खर्च होगा तो टेंशन नहीं। दूसरे काम नहीं नौकर रखते हैं, अपना आनी बानी में लगा हुआ। धीरे धीरे यह घर के सारे काम करने लगा। बहादुर पहले तनका मन का काम कर रहा था, धीरे धीरे घर का वह सारा काम करना शुरू कर। सवेरे ही उठ करके वह बाहर नीम के पेड़ से तुरंत दातुन तोड़कर लाता और हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक वह तने पर चढ़ जाता। जंगल में रहने वाला लड़का क्या करेगा, पेड़ पर चढ़ने में तक स्पटे होगा। सब आदमी का देखकर हंसते थे, यानी कि बिना डोंगियों की पकड़ ले कुछ दूर उसे चढ़ जाते थे। मिनट भर में वह मानो कि पैर के एकदम फुनगी फुनगी पर चढ़ जाता था। निर्मला छाती पीटकर कहते, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बहुत बुरा हो सकता। वह घर की सफाई करता था,
कमरा में पोंछा लगाता था। बहादुर के काम देखिए, अंगीठी जलाता था, चाय बनाता था और सबको चाय पिलाता। दोपहर में कपड़ा भी धोता, बर्तन भी मांजता और वह रसोई बनाने में का कुछ जिदो करता। आ नया नया कोई आयल है वो तनका अपन स्टाइल दिखते रह गए, इतना काम करियो रहा है। ऊपर से बहादुर क्या कर रहा था कि तनका हमारा रसोई बनावे के काम करने दीजिए। हम तो रसोई बनाने की जिद करते तो रसोई बनाने देता, लेकिन रोटी और सब्जी निर्मला जी खुद ही पकाते थे। क्योंकि अगर रोटी पकाएगा बहादुर तो कहूँ जल न जाए, जल जाएगा तो घर का आदमी कोई नहीं खा सकते। सब्जी में अगर नमक कम पड़े बेसी पड़े तो उससे भी तकलीफ था। इसीलिए रोटी और सब्जी कौन बनाते थे तो लेखक की पत्नी खुदे बनाती थी। लेकिन इधर जितना भी काम था सब काम अब कौन करने लगा? बहादुर। कहता है कि निर्मला को उसकी बहुत ही फिक्र रहती थी। उनकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता, माता जी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। जब निर्मला को तबीयत खराब हो गई तो बहादुर उसको बहुत सुख दे रहा था। अगर तुमको काम निर्मला जी करती थी तो कहता था कि माता जी काम न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। कहता है कि वह कोई भी काम करता होता तो समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा लेकर के निर्मला जी के सामने रख देता। एकदम भूत की तरह काम करते थे वह। जब मैं शाम को दफ्तर से आता, कौन दफ्तर से आता शाम को? लेखक साहब अमरकांत जी। जय जो शाम को आता है दफ्तर से तो घर के सभी लोग मेरे पास दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। यानी दिन भर में जो भी काम हुआ रहता है वो किसको सुनाता है? लेखक साहब को सभी आकर सुनाते। और बाद में वह भी आता था और एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता। कौन? बहादुर। जैसे लेखक साहब को देखते, यानी घर के गार्जियन था, तो बहादुर क्या करता, उसके सामने थोड़ा सर अपना झुका लेते थे। धीरे धीरे मुस्काने लगता और वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी की एक सहेली आई थी, तो कहेगा बाबूजी भैया सिनेमा गया था, है ना। इसके बाद वह हंसने लगता और गोया बहुत मज़ेदार भी बात करते, यानी कि चुटकुला भी बहुत अच्छे अच्छे कर देते थे। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ी बिखरी गई। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर इच्छा रखते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरी की ओर देखने लगता। यानी लेखक साहब सोच रहे हैं कि मैं बहादुर के साथ कुछ बातचीत गप सप करना चाहते, लेकिन गंभीरता से वह बात को लेते नहीं थे, दूसरे की ओर देखने लगते। निर्मला कभी कभी उससे पूछती, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? यानी बहादुर से कौन पूछता है उसकी माँ की याद आती है? तो निर्मला जी। तो बहादुर कहता नहीं। तो फिर निर्मला पूछते क्यों? आओ बहुत मरती थी, है ना, इसलिए उसको माँ का याद नहीं। फिर पूछा वह क्यों मरता था? निर्मला पूछा कि इतना क्यों मरता था? इतना कह कर के वह खूब हंसता, कहता जैसे कि मार खाना खुशी की बात है। इतना बात सुनता खूब हंसने ही लगता। कहता तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजे को कहते हो? कहता कि माँ के याद अभी नहीं करता है, तो तू पैसा जो कमा रहा, कहता मम्मी के पास भेज देंगे। तो कैसे होगा? तो माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा नहीं जा सकता। वो बहादुर बोलता और इतना बात कर करके वो खूब हंसता रहता। कहता याद तो नहीं आता, क्योंकि मारते तो खूब है, लेकिन कर्ज चुकाने के चक्कर में कुछ लगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर से किसने पूछा कि तुम्हारी माँ की याद आती है कि नहीं? तो निर्मला ने, है ना।
निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी और घर के वह एक चादर भी ले आया था। और रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बैसखट पर अपना बिस्तर बिछाता और वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से कुछ कपड़े निकालता, गोली सी नेपाली टोपी निकालता और पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी हुई थी। यानी वह दरी बिछा करके बैठते थे। सारा काम हो गया रात में, तब वह दरी बिछा करके बैठते थे। और दरी बिछा कर बैठने के बाद क्या करते थे कि वह जेबी में से रुमाल निकालता, गोल का टोपी होता ना नेपाली, गोल का टोपी पहन लेता, टांगा ताश निकालता, गोली निकालता, बहुत तरह का बड़ा जेबी में बहुत सामान से निकलता। या पता के सभी जेबी में तो यही होता। और छोटका एगो आईनो रख ले रहता। धिया पुता के फैशन होता, धिया पुता के सियानों को देखिएगा वो एगो कंघी रखेगा, इतना को आईना रखेगा, हर एक समय समय पर बाबू सुनित रहे है ना। तो छोटा सा ये आईना भी रखा था और बंदर के तरह उसमें अपना मुंह देखता था कि नीमन लगते है कि नहीं। बड़ा उसमें मुंह देख रहा है और वह बहुत ही खुश नजर आता था। उसमें मुंह देख करके अपने आप को बहुत खुश पाते थे। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी और कुछ गोलियां, पुराने ताश, एक गाड़ी, खूबसूरत पत्थर के टुकड़ा, ब्लेड, कागज, नाव, बहुत सारे सामान बना बना कर रखता था। कहाँ पर? वह अपने बिस्तर पर। गोली हो, ताश हो, ब्लेड हो, पत्थर हो, नाव बना बना करके सब चीज रखता था वो अपना पास में। और कुछ देर अपने अकेले बैठ करके खूब खेलता था वही सामान सबसे। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था, गीतों गा रहा था। देखिए, काम करने वाला आदमी मने 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 कुछ गुनगुनाने लगता है ना। कोई काम कीजिएगा, अकेले रहिएगा तो घुनुर 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 कुछ न कुछ गीत मन में बजने लगता। और उन पहाड़ी गानों का अर्थ हमको समझ में नहीं आता। लेखक साहब का रहा है कि वो अपना यहाँ के गीत गा रहे थे, जो गीत हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ भी गाए उसका गीत, आवाज बहुत अच्छा समझ में आ रहा था। पहाड़ निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा था। दिन मजे में बीतने लगे और बरसात आ गए। ऐसे करते करते बहादुर लेखक साहब के घर में रहने लगे और रहते रहते अच्छा काम करने लगे, है ना। और उसका दिन बीतने लगा, बरसात आई, पानी रुकता था और बरसात था। मैं तो अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। कौन? अमरकांत। कि मुझे अगर कोई नौकर मिला है तो बहुत अच्छे मिला, क्योंकि इतना ढंग से अच्छा सबको हंसा के खुदा के घर में रखते भी हैं और अच्छे से रहते भी हैं। कहता है कि अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से तुच्छ समझने लगा। मैं किसी के सीधे जो है बात नहीं करते थे। कौन सीधे बात नहीं करता था? अमरकांत, क्योंकि अब इसका इज्जत अब धीरे धीरे बढ़ गया। कहता है कि किसी को ठीक से देखता भी नहीं था, दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता और कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखता है, हिम्मत तो तू नौकर रख ले। यानी इतने बड़ी बात बता रहा। घर के सवांग की तरह रहता और निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आए थे। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च कर देते हैं हम अपना। गांव वाले के अपना पड़ोसन सबको सुनाना, इतना बात तो उसका लाजमी रहता। आप ओकरा घर जाएगा, ओकरा कहते अपना घर जो नौकर रख ले छी, आधा हम अपन खर्चा तो ओकरे ऊपर करे छे। बड़ाई जैसे होता है ना, अपना नौकर की बड़ाई कर रहे थे। और रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता? वो इसीलिए ना कि खर्चा पानी होते रहे। कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, वही हुआ। यानी अमरकांत जी के बारे में बता रहा था कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने से क्या लाऊंगा? नौकर। व नौकर लेकर आ ही दिया। निसंदेह बहादुर की वजह से
सबको खूब आराम मिल रहा था। बहादुर के कारण सबको क्या मिला? आराम। घर खूब साफ था, चिकना था, तनको देर घर में कोई गंदगी नहीं लगने देता। कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई, क्योंकि निर्मला तो अब काम धंधा नहीं कर रही थी। जब काम धंधा नहीं करेगी तो उसका तबीयत क्या होगा? सुधार भी करेगा। अब कोई एक खर भी टसकाता नहीं था। कौन? निर्मला। पहले तो निर्मला काम करती थी, लेकिन अब निर्मला अपने घर का एक खर भी टसकाता नहीं है। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो तुरंत आवाज आता, बहादुर ये काम लेते आ, यही काम कर दो, ये काम कर दो। यानी उसके घर में जो भी आदमी है सब किसका नाम लेते थे? बहादुर वो काम करेगा। जैसे बहादुर एक गिलास पानी ला तो बहादुर, उसकी बेटा बेटी अगर पढ़ रही है, पेंसिल नीचे गिर गया तो बहादुर पेंसिल हमें दे दो नीचे से उठा करके। यानी बहुत सारे तरह का अपना अपना फरमाइश बहादुर से सभी करते थे। बहादुर घर में फिरकी के तरह नाचता रहता था, यानी जिधर कहे ओकर काम करने में यह लगे थे। सभी रात में पहले ही सो जाते और सवेरे 8 बजे पहले ही न उठ 8 बजे से पहले कहीं नहीं उठता। कौन? बात। मेरा बड़ा लड़का किशोर, लेखक साहब के जो बड़का बेटा था, क्या था? किशोर। काफी शान शौकत के थे, एकदम रोब वाला आदमी था। रोब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन की रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। यानी बहादुर कहता था उठता उठा, बैठता बैठ। इतना अपना पावर कब्जा में किशोर बहादुर को कर लिया। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिया। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, यानी हम पढ़ने जाएंगे उससे पहले जूता में पॉलिश होना चाहिए। वो किसका काम था? बहादुर का। और ना काम किया तो समझो कि अब क्या करने वाला। इसके बाद कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल को भी साफ करके रखना होगा। साइकिल को भी साफ तोड़े करना है। और रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। यानी हम जो पढ़ के आएंगे कपड़ा, उसको धोना भी है और उसको इस्त्री भी करो, यानी आयरन करो। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर को मालिश करवाता था। यानी रात में जब सोता था किशोर तो सब दिन बलजोरी बहादुर से पैर यानी अपने शरीर को मालिश करवाता था और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइश की पूर्ति कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाएगी। अब बताइए, एक छोटा सा लड़का बहादुर, किशोर का इतना फरमाइश है, खाना बनाना, घर में पोछा लगाना, निर्मला का फरमाइश होगा। सबके फरमाइश वो इतना काम करेगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई भी करेगा। तनको ना तो डिस्टर्ब हो ही जाता है ना। अगर कुछ गड़बड़ी हुई, जब ऐसा होता तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता और उसकी बुरी तरह से बहुत खराब खराब गाली देने लगता। किशोर जो है बहादुर को खूब गंदा गंदा गाली देने लगता और उस पर हाथ छोड़ियो देता था, मारियो देता था। कभी कभी मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा होकर के रोने लगता और बाद में फिर से चुपचाप होकर के फिर काम धंधा करने लगता। अब बताइए, बोलिए कि लेखक साहब की पत्नी अपना बेटा का मारेगा? वो मार ही नहीं सकता। वो दोष किसके ऊपर लगाएगा? नौकरे के ऊपर। करेगा नौकरे में गलती है, वो अपना बेटा को थोड़ी मार सकता। वो कहता देखिए, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। कौन कहता है? किशोर। अगर एक को काम छूटा ना तो मारते मारते होलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर करता क्या है? तो बैठा बैठा यहाँ पर खाली खाने आया है। तो देखिए इतने बड़ी बड़ी गाली देती है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी। अब जो आदमी को ज्यादा डिस्टर्ब दीजिएगा ना, ओकरा से कुछ न कुछ गलती अब सब दिन होगा, क्योंकि उसका माथा जो है ना काम करना
हुलबुला रहे छो, हुलबुले के चक्कर में कुछ न कुछ गलती करिए देगा। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता रहता। लेखक साहब किशोर को मनाया कुछ कि बहादुर को ऐसे ऐसे बात गाली उली नहीं दो, गलत बात है, लेकिन किशोर नहीं बात को माना। तो लेखक साहब ने कहा कि छोड़ दीजिए, लड़का है, तनका मन का अगर एक चाटी दो चाटी लगे गया, अगर झगड़े कर लीजिए तो उसे कौन देखा जाना, हो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। कहता है कि एक हाथ से ताली थोड़ी बजता, कहूँ बहादुरों बदमाशी करता होगा तब तो पिटता। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया, कौन आया? लेखक साहब अमरकांत जी। मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर को पिटाई करते हुए देखा। डंडा लेकर के किशोर किसको पिट रहा था? बहादुर। और निर्मला जो बहुत दूसरे कहानी बानी कर रहा था ना दूसरे औरत को, वह देखिए कहता वह कुछ दूरी पर खड़े होकर के हाँ हाँ करते हुए मना करते, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, और पीट रहा जान। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कौन अलग किया? लेखक साहब। तो कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। सांझ में घूमने जाता है ना, तो अगर साइकिल साफ करना बहादुर भूल गया था, शायद उसको याद नहीं था, अरे देखो बस के पीट दिया। बताइए कि नौकर का इज्जत कितना मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि नौकरी कीजिएगा तो कुछ तो जरूर सीखिएगा। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां भी दी और उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। जब उसको मारा, गाली दिया, तब बहादुर ने कहा कि आज से हम तोहर काम नहीं करेंगे। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैं उससे साफ कराई में पूछा। अब लेखक साहब भी अपना बेटा को थोड़ी डांट सकता, तनका मन का डांटते, लेकिन ज़्यादा तो दूसरे को ही डांटेगा। उसे ने कारा यानी कस के डांट के बोला कि तो सफाई क्यों नहीं करता साइकिल का? कहता बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, यानी उसके बाप को गाली दिया था। वह रोते हुए बोला, मैं जानता था कि किशोर उसको भद्दी गाली देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था। अही लागी वो साइकिल साफ नहीं किया। जो उसे बर्दाश्त न हुआ और निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ता। और मुझे कुछ हंसी भी आई। खैर, किशोर को व्यवहार से अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण, घर के मालिक होने के कारण दोनों का बात बराबर करना पड़ेगा कि दोनों को मिलाएगा। अगर इधर मिलाएंगे तो उधर उठेगा, उधर मिलाएगा तो इधर उठेगा, इसीलिए दोनों के बात मिला करके बराबर। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदत ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई नहीं कुछ कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कभी कुछ नहीं कर पाता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर की तरह मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घर में देखो, पता चलेगा कि नौकर चाकर को तो भर पेट खाना भी नहीं देता है कोई। वो तो हमारे घर में तो भर पेट खाना मिलता। चलो सब बात खत्म हुआ, अब काम धंधा करो, बात भूल जाइए। फिर से बहादुर चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर के काम करने लग गया। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया, खुश हो गया। इतना गाली उली दिया, पीटा था, सब बात बिसर गया। रात में सोते समय अपनी फिर से टोपी पहनकर देर तक गाता रहा, गीत गाते रहा रात में, यानी बात से भूल गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी। तो बताते ना, घर का सब काम कौन करता था? बहादुर। लेकिन रोटी और सब्जी कौन बनाती थी? तो लेखक साहब की पत्नी। तो लेखक साहब की पत्नी पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसीलिए वह रोटी बनाने का काम अभी बहादुर को नहीं देती थी, क्योंकि अगर देंगे उसको काम तो रोटी को मोटा कर देगा तो कोई आदमी खाई भी ना करेगा। लेकिन मोहल्ले के किसी औरत ने आकर सिखा दिया। किसको? निर्मला जी को। क्या सिखाया? कि यह सिखा दिया परिवार को रोटी बनाने के बाद बहादुर से कहे कि अपनी रोटी खुद बना लिया करो,
नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाएगा। तो उसे अपना घर के लिए रोटी खुदे बना लेना। अब बहादुर के खाए लगी रोटी तू नहीं बनाना, उसको कहा खुदे बनाओ। तो खाते खाते अगर मुंह खराब हो जाएगा, सब दिन कहेगा तोरे बना के देवे के, नौकर से बड़ा एकदम अति हो जाएगा। यानी दूसरा औरत अगर उसको सिखा दिया, महीने खाने से उसकी आदत बिगड़ जाएगी। यानी सब दिन तोरा हाथ के खाना खाएगा तो ध्यान करें नहीं बना पाएगा। और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। उसी रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया, अपने लिए रोटी सब तो सेक ली। जब बहादुर की बारी आई तो वह रोटी बना कर के उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया, वह चूल्हे के पास सिर झुका करके चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसके लिए रोटी बना नहीं था। अब बहादुर को रोटी बनाने आता भी नहीं था। बहादुर का मुंह उतर गया, वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो गया। कहता क्या हो गया रे? अब निर्मला पूछियो रहा है, वो रोटी बनाइयो नहीं दिया, ऊपर से पूछ रहा क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा तो कहता कुछ नहीं हुआ। चल चुप, अपना रोटी सेक खुद से। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटी सेककर खिलाऊंगे? तो कोई घर के लड़का है कि? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खुद ही खाते हैं। तीता तो इनके लिए, इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटी बनाई और इनके अलग करके इसके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में लंबी दाढ़ी है, समझ गई। जा रोटियां नहीं सकेगा तो भूखा रहेगा, हम तो जाते हैं खाने के लिए। अपना लिए अगर मन होगा तो रोटी बना ले तो खाना खाएगा, नहीं बनाया तो भूखा रहेगा। तू जानो, हम तो अब तो नहीं देने वाले। यानी अपना लिए रोटी खुद से सेको। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। निर्मला का गुस्सा बुरा हाल हो गया और उसने लपक कर उसको माथे पर 2-3 थप्पड़ खींच दिया। अब उसको रोटी बनाने आ नहीं रहा था, वो बेचारा अपना लिए रोटी बना नहीं रहा था, ऊपर से अपना में से रोटियों नहीं देगा और नहीं बना रहा था तो 2-3 चट्टी घिंचियो दिया। और कहा सुअर कहीं का। अब निर्मला भी कह दिया सुअर कहीं का। इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी तुमको मारती होगी। चल बना रोटी अपना। बहादुर कहता मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटी बनाकर मुझे सिखवाती थी। वह रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूं? तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों को बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। कहता है पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वो क्या रह गया? भूखे रह गया। यही होता वो नौकर। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। फिर से इतना भूखा हुआ, इतना तकलीफ हुआ, फिर भी सुबह उठकर के उसके परिवार में क्या करने लगा? हंसने लगा। सब बात बिसर गया। उसने अंगीठी जलाकर के रोटियां सेकी और अपनी बनाई मोटी रोटी, भद्दी रोटी, काली रोटी था ना, करिया करिया। बेचारा भूख लगा था लेकिन हंस हंस करके खूब खा लिया। फिर रात की बची हुई सब्जी था वो खाना खाया बस यार। लेकिन निर्मला का हाथ अब खुल गया था। अब निर्मला भी हाथ चला दी थी, यानी इसका भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होता तो वह 2-4 हाथ खींच लेता। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गया। पहले खाली कौन मारता था? किशोर। अब उसको घर में मारने वाले निर्मला भी हो गए। 2 बटा मारने वाला हो गया। और ये कभी कभी एक गलती के लिए दोनों मारता था, कभी कभी ऐसा गलती करता कि दोनों मिलकर पीटने लगता उसको। बरसात बीत गई, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी। उसका लड़का मेरे पास मजे में। अमरकांत जी ने एक चिट्ठी लिखा, किसके पास? बहादुर के माँ के पास। क्योंकि पहले चिट्ठी जाती थी, मोबाइल फोन सब नहीं था, कि आपका लड़का कहीं खोया नहीं है, मेरे यहाँ है और बहुत मजे में है। मैं उनकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा, लेकिन
कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं है। चिट्ठी भेजा उसके मम्मी के पास लेखक साहब, लेकिन लेखक की मम्मी के यहाँ से कोई रिप्लाई जवाब ववाब नहीं है। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब चाहे तो वो अपना पैसा ले जा सकता। लेकिन यहाँ पर तो लेखक आदमी, जो घर के आदमी तो समझ लिया, घर के जो भागा हुआ लड़का, यानी कहावत है वो सुने कि पेड़ जब बिक्री होती है तो पेड़ पर लदा हुआ पत्ता का भी बहुत दाम होता है। यानी पेड़ जब खरीदने जाएगा तो पेड़ के ऊपर जो पत्ता रहता है उसका भी दाम होती है, लेकिन वही पत्ता जब टूट के गिर जाता है तो उस पत्ता का कोई दाम नहीं होता। उस पत्ता का दाम तभी तक है जब वो पेड़ में चिपका रहा है। तो बहादुर वो नहीं था, बहादुर भागा था, इसीलिए फायदा उठा रहे थे भरपूर। ही सब कहेगा जाएगा कहाँ, मारेगा पीटेगा कस के सब। लेकिन अब धीरे धीरे जब सब पीटने लगा तो माथा इसके डिस्टर्ब हो गया और इससे बहुत सारी गलती होने लगी। शायद इसका कारण मारपीट गाली गलौज होता। तोरे अगर गाली देगा तो तू काम करेगा? तोरा अंदर हो सके मान के चले मजबूरी में कोई काम करबो करेगा। तो अब कोई काम करेगा, कोई काम करेगा, कोई मन से करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब गाली दे रहा था, सभी पीट रहा था। फिर सोचकर चुप लग जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते थे। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी एक रिश्तेदार आए थे, मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए थे। लेखक साहब कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का कौन आया था, एगो रिश्तेदार आया। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। कोई कुटुंब आता था, कुछ होती है। बाजार से रोहू मछली लाया था और देहरादून से चावल। नाश्ता पाने के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता कि नाश्ता पाने के बाद लेखक साहब के घर में क्या छनने लगती है, तब बात की जलेबी। जलेबी नहीं छनता खाने वाला, बात वाला जलेबी, यानी बतियाने लगता है ऐसा बात या अजीब और गरीब रहती। पर इसी समय एक घटना हो गई रे। चलो देखिए, नौकर आसान नहीं होता, नौकर की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है और मालिक हमें समय समय पर वो परीक्षा लेता। कभी कभी कोई कहेगा नौकर हम बहुत होशियार हो गए हैं, कभी कभी देखिएगा मालिक सब क्या करेगा, तो ऐसे चल रहा है ना 500 1000 का नोट जान बुझ के गिर गए, है ना करते करते में झूठ हो गए, वो ना लगे कि धोखा से गिर गए, वो जान बुझ के गिराता। दादा कोई इधर उची फेंक देगा, कोई उधर उची फेंक देगा, अच्छे अच्छे चीज सब। अगर ओकर नौकर सब्जी लाला के दे रहा तो कहेगा ईमानदार है। अगर कोई चुरा के रख लिया तो समझ जाएगा कि, इसीलिए वहाँ से साइड करता। देखिए अब नौकर के लिए क्या प्रपंच रचने जा रहा है। बात की जलेबी छन रही है, उसी के बीच में घटना हुआ। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श की ओर झुककर देखने लगे। बैठे बैठे अभी बैठा हुआ था और तुरंत कहाँ देखने लगा, नीचे, जहाँ बैठा हुआ था उसके नीचे ठिकियाने लगा। फिर उन्हें चरपाई के अंदर झांका और अंत में कमरे के अंदर गया। फर्श पर पड़े हुए कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने ये कुछ 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 देखने लगा। तो लेखक साहब पूछा क्या बात है। लेखक साहब पूछा कि क्या बात है। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी से सिर हिलाते बोली क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट में बांधे हुए थे, चरपाई पर रखे, मिलिए न रहा। यानी 11 रुपया साड़ी के खूंट में बांधे हुए थे, आए थे तो, और पैसा रखे चरपाई पर, लेकिन वो पैसा अभी मिल नहीं रहा। कहता है कि आपको ठीक से याद है ना कि आप पैसा लाए थे कि नहीं लाए थे? हाँ हाँ खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपया मैंने खूंट में ही बांध कर रखे थे और रिक्शे वाले को देने के लिए रखा था ये पैसा, कि रिक्शा वाला को दे दूंगा आऊंगा जाऊंगा तो, है ना। और वह रुपया चरपाई पर रख दिए थे और 4 रुपये के मिठाई मंगा लूंगी बात बोला, और कुछ रुपया बचेगा तो क्या करेंगे, बच्चों को हाथ पर दे दूंगा। रास्ते में कोई ढंग की दुकानें नहीं मिला, इसीलिए हम
शायद कोई सामान भी लेकर नहीं आया। बात तो यह था तो ओकरा पल में वो 1 रुपया नहीं था। आ कोई कुटमैता जाता तो कुछ न कुछ सन्ने से लेकर के जाते हैं ना। अब बहाना ऐसा बनाया, अजीब अजीब हाल। रास्ता में कोई ऐसा दुकानें नहीं मिला से सामान खरीदे। और दूसरी बात देखिए, 11 रुपये यहाँ रखे थे, मिल नहीं रहा। सोचे थे कि 4 रुपया का मिठाई अनवाऊंगा, है ना, और कुछ रुपया रिक्शा वाला का दूंगा, कुछ बच्चों से भी दे दूंगा। लेकिन वो लाया तो कुछ नहीं था। अब देखिए ना क्या होता। और सुनिए, कहता है कि किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। और छोड़ी के ये खुदे बता रहे हैं। बताइए, अब मैं कहीं के नहीं रहे। अब लेखक साहब से खुद पूछ रहे हैं कि बताइए, अब मैं कहीं का नहीं रहा। फिर मेरी ओर झुककर धीरे स्वर में कहता है, जरा उससे पूछिए था। अब देखिए वो लड़का से, बहादुर से बारे में पूछ रहा। बहादुर बेचारा अपना काम कर रहा था, या अब देखिए रे किसी के घर में दरार हुआ कैसे पड़ता है, इस तक सोते चलिए। कहता है कि जरा उस लड़का से पूछिए तो क्या कहता, वह इधर आया था और कुछ देर यहाँ खड़ा था और फिर से वो जल्दी से भाग गया। लेकिन लेखक साहब कहा, अरे नहीं, वह ऐसा लड़का नहीं, वो चोरी उड़ी नहीं करता। कहता, यू डू नॉट, दिस पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। इंग्लिश में बोला रिश्तेदार ने। मैंने बहादुर को की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर हिला करके बेचारा आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी, खूब खुशी था। खूब खुशी था का मतलब समझे कि घर में कोई रिश्तेदार तो वो भी खुश था। लेकिन इस सबको लग गया कि जन पैसा चोरा ले, यही से खुश है खूब। बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे होंगे तो कहूँ उठा करके निर्मला, सॉरी लेखक साहब बता रहे हैं कि जब भी अगर घर में इधर उधर पैसा फेंका हुआ रहता है तो उठा करके वो किसको दे देते हैं, निर्मला को। पर दिल की बात कोई कैसे जान सकता है कि कोई आदमी चोर है कि निमन है। ये भी बताया न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और वह गुस्सा में आ गया। गुस्सा में कौन आया? लेखक साहब। हाँ बहादुर, कैसे गदा पड़ा ले। वो बहादुर बताएगा, जी बाबूजी इधर आओ। वह खड़ा हो गया आकर के, तुमने यहां से रुपया उठाए थे? जी नहीं बाबूजी। ठीठे उतर दिया। ठीक ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। कहता नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तब देखिए लेखक की पत्नी कहता है, तुम यहाँ खड़े नहीं थे और तू तेजी से बाहर नहीं चला गया? देखो भैया सच सच बता दो, मिठाई खरीदना है, बच्चे को देना है, रिक्शा वाला को देना है। अब वापस जाने के लिए रिक्शा के लिए को भाड़ो नहीं है। अब देखिए, मैं तो बाहर नमक लेने गया था, आपके पैसा हम थोड़ी देखे हैं। हम बाहर गए थे, लेकिन क्या लाने गए थे? नमक लाने। सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो पीटूंगा और पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा, मैं नहीं लिया बाबूजी। कितनों कुछ कहा, लेकिन बहादुर एक ही बात बोला कि मैंने नहीं लिया। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्योंकि रिश्तेदार के घर में लेखकों साहब की इज्जत रहता है ना। कहते तेरा घर का आदमी चोर है, अब झूठ बोले सच बोले मानना ही पड़ जाएगा। लेकिन मैं ससा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा कस के खींचा। लेखक साहब बहादुर को एक चट खींच दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा, कहूँ एक चटी मारते तो कहूँ लिया होगा तो बता देगा। लेकिन तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा और उसकी आंख से आंसू गिर गया और फिर भी बोला, मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब अजीब हरकत करते हैं।
कहता था छोड़िए, अब उसको पिटाई लग गया ना, तब अब रिश्तेदार सब देखिए कैसे नौटंकी बसता। कहता अच्छा छोड़ दीजिए, कहता ना इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कह करके उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे पर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे पर उससे धीरे धीरे बात कहा, देखो तुम बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुमको इनाम भी 2 रुपया दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे को खींच कर ले गए पुलिस को देने के लिए, लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और धीमे स्वर में पूछताछ करने के लगते। अंत में हार कर उन्होंने छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं कि तुम पिटिएगा ना, या नहीं बताएगा। किसी झाड़ी उड़ी में छुपा दिया होगा या जमीन में गाड़ दिया होगा। मैंने तो इन सबों का खूब जानता हूँ ना, भालू बंदर से कम थोड़ी है। चलिए, इतना नुकसान लिखा था, नसीब में हो गया नुकसान। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया, 2-4 तमाचा निर्मला भी मार दिया। फिर भी बहादुर क्या कर रहा था कि मैं नहीं लिया। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दूर दूर आने लगे। किशोर तो उसकी जान के पीछे पड़ गया था। किशोर तो वो बहुत मारता था ना, तो शुरू से वाह लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब आया। अब लेखक साहब गया दफ्तर, और एक दिन दफ्तर से क्या आया, लेट आ रहा था। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी है। जब आया घर में तो निर्मला चुपचाप क्या कर रही है, आंगन में अपने सिर पर हाथ रख करके बैठी है। अन्य लड़कों का पता नहीं, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी तक नहीं जली। उस समय तक वो उसके घर में अंगूठी जल जाती थी, लेकिन आज तक जली नहीं। आंगन एकदम गंदा पड़ा था, यानी आंगन में कोई बारू वारू नहीं हुआ था। बर्तन बिना मले हुए रखा हुआ था और सारा घर जैसे काट रहा था। लेखक साहब पहुंचे, पूछे क्या बात है। तो उसकी पत्नी निर्मला ने बताई, बहादुर भाग गया। कहता भाग गया क्यों, पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे ही बहुत खुश था, हमेशा माताजी किए रहा, और दोपहर में खाना खाया, और उसके बाद आंगन से तिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने गया, और सील हाथ से छूटकर गिर गई और दूध टुकड़ा हो गया। कुछ रखने जा रहा था, वो क्या होगा, फूट गया उससे। शायद इस डर से वो भाग गया कि कहूँ फिर आयु सब हमारा मारेगा। पर मैंने इसके लिए उसको कुछ थोड़ी कहती, क्या बताओ, मेरी किस्मत में आराम है नहीं। अगर बताइए अभी ना है तो कहता कि हम थोड़े कुछ कहते, नहीं मारते उसको। अगर आता तो बढ़िया से सब पीट के धून कर दिया रहता। तब लेखक साहब पूछते, कुछ ले हो गया। यही तो अफसोस है, कोई सामान भी नहीं ले गया। उसके कपड़ा, उसका बिस्तर, जूता सब छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रुकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहना उड़ा करके भेजती। अब देखिए फैन बढ़ाई वही आ गया। हाथ में उसकी तनख्वाह वाला रुपये रख देते हैं, और 2-4 रुपये और अधिक दे देते कि जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो कहता और वो 11 रुपया, अरे वह सब झूठ बात था, झूठों के बोला था। अब देखिए इतना जनभू करते हैं, सब वोटा पीटियो लिया, और खुद बता रहे कि वो सब झूठ बात है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अपनी लाज, अपना गलती छिपाने के लिए प्रपंच रख दिया कि हमारे रुपये हेरा गया। कभी उनके रुपये रास्ते में बड़ा अफसोस है, गुम हो जाता है, तो कभी यहाँ से गुम होते, कभी वहां से गुम होता उसका कुछ नहीं, रुपया रहता नहीं, अपना लगे रहते हैं। कहता उसने सारा शहर छान मारा, पूरा शहर खोजा बहादुर, लेकिन शहर में नहीं मिला।
किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी नहीं जाने देता, और उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। आप किशोर को याद आ रहा कि अगर एक बारी अगर किशोर मिल जाता तो हम उससे सॉरी कहते बहादुर मिल जाता तो मैं उससे माफी मांग लेता और आज के बाद उसको कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया। अगर वह कुछ घर से चुरा करके भी ले जाता तो मुझको कुछ संतोष हो जाता कि चलो जितना दिन कमल है ओकरा बदले में कुछ ले गया। लेकिन निर्मला आंख पर आंचल रखकर रोने लगी। क्वेश्चन यह भी बनता कि निर्मला आंख पर क्या रख कर रोती है? आंचल रख कर रोता है। बहुत आदमी वो टिकमारी से कपड़ा रख कर रोने लगती है। फिर मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसा बैठ रहा था। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लगता का अनुभव हो रहा था कि यदि मैं न मारता तो शायद वह घर से न मारता। बात तो सही था कि घर में सभी मारा, फिर भी बहादुर उसके घर में ही थे। लेकिन जब लेखक साहब पीट दिया तो उसको ये अनुभव हो गया कि शायद हमें इस घर में कोई वैल्यू उलू नहीं, क्योंकि बा उसकी मम्मी मारी तो रह भी नहीं किया तो बस तोहर मारू कैसे सह सकता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था और अलगनी पर उसे कुछ कपड़ा टंगा हुआ था। स्टूल के नीचे उसका जूता था और जो साले साहब के लड़का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डाला तो वही निकला गोली, पुराना ताश के गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज, नाव, यही सब निकल रहा था। यह थी वह बहादुर की कहानी। यानी एक नौकर की कहानी कैसी होती। क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व सा गया, क्योंकि उसके रिश्तेदार, उसके भाई सब अच्छे पदे पर थे, अच्छे ओहदे पर थे, सबके पास नौकर था और इसको लग रहा था कि हमारे घर में हमारी पत्नी सभी काम करती है और हमेशा बीमार रहती है, इसीलिए उसको लगा कि हमें भी एक नौकर रख लेना चाहिए। दूसरा, अपने शब्दों में पहली बार देखे हुए बहादुर का वर्णन किया था। बहादुर 12-13 साल का लड़का था, गोरा चिट्टा है ना, मुंह चपटा, नेपाली लड़का था। हाथ यहाँ पर नेकर पहना, यहाँ पर कमीज पहना, सफेद जूता पहना था, ये रुमाल बना था, ये सब लिख दीजिएगा। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया? क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार नौकर रखता है, इसीलिए नौकर रखना उसको बहुत जरूरी था। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा साधारण विस्तार से सुनना पड़ा? वह नेपाली के बारे में, यानी बहादुर के बारे में, उसके घर के बारे में। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? क्योंकि उसके माँ ने खूब कस के पिटाई की थी। तो पिटाई क्यों किया? तो उसने, बहादुर ने अपने भैंसी को पिटाई किया था और भैंसी की पिटाई की कल्पना करके उसके मम्मी ने उसको दुगुना पिटाई कर दिया, इसीलिए घर से बहादुर क्या हुआ? भाग गए। पूछता है बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? क्योंकि बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ाने के पीछे कारण है कि निर्मला को दिल बहादुर कहने से उसको अंदर कुछ चिड़चिड़ापन नहीं है, क्योंकि वह दिल शब्द बहुत इफेक्ट डालने वाला है ना, इसीलिए उसने दिल शब्द को हटा करके सीधे क्या नाम रख दिया? बहादुर का। बस कहानी खत्म।